नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी सभी समस्याएं लेकर एसएससी ऑफिस आए हैं और मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और युवाओं का वो डाउट क्लियर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले चेयरमैन साहब का जो सवाल होगा ऐसा होगा साथियों, जिस भर्ती के ऊपर काफ़ी युवा इंतजार भी कर रहे हैं और ये भर्ती काफ़ी दिनों से पेंडिंग भी चल रही है। तो सर, हरियाणा पुलिस भर्ती में जो हाल ही में बायोमेट्रिक प्रोसेस किया गया, इसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं सर? एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम आपको नहीं बता सकते, पर लगभग 450 लोग एब्सेंट हैं। सर, पुलिस की जो भर्ती है इसकी ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे है, तो सरकार कब तक इसका सोल्यूशन करेगी सर? सॉल्यूशन सरकार ने नहीं करना, सॉल्यूशन तो कोर्ट ने करना है और कल तारीख है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जज साहब जो है हमारी बात जो है, हमारी दलील है, उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और हमें उम्मीद है कि शायद कल कुछ अच्छा होने वाला है। सर, किसी शादीशुदा भाई जो गवर्नमेंट जॉब में है और उस कारण से फैमिली आईडी में अब वो साथ हैं, तो जो कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उसको नंबर तो मिल सकते हैं, क्योंकि भाई जॉब में अगर शादीशुदा है तो नंबर अलाउ कर रखे हैं। लेकिन फैमिली आईडी एक होने के कारण उनकी जो इनकम है वो 180 से ज़्यादा हो गई है सर। तो क्या उसको नंबर कैसे मिलेंगे सर? 180 से इनकम ज़्यादा है? नहीं मिले। फैमिली आईडी में जो उसकी इनकम है PPP में, वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। कौन सर्विस में है, कौन नहीं है। अगर भाई शादीशुदा नौकरी में नहीं होता और उसके बावजूद भी 180 से ज़्यादा होती, फिर कौन सा मिल रहे थे उसको? सर, CET की रिवाइज आंसर की अभी तक नहीं आई है और ना ही रिवाइज रिजल्ट आया है, फिर भी पोर्टल के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो काफ़ी युवाओं के डाउट हैं कि रिवाइज आंसर की कब आएगी। रिवाइज आंसर की जो इस पहली आंसर की थी वो आ गई है। रिवाइज आंसर की देनी है या नहीं देनी है, या उसी पे ऑब्जेक्शन शुरू हो जाए, ये फैसला NTA ने करना है। रही बात रिवाइज स्कोर की, रिवाइज स्कोर हमारे कोर कैंडिडेट को तब जरूरत पड़ेगी जब हम फर्दर टेस्ट के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 4 गुना बुलाएंगे। तो उस 4 गुना तक करने के लिए हम रिवाइज रिजल्ट भी कर लेंगे और बच्चे को स्कोर बता देंगे कि आपके स्कोर में अब ये अंतर पड़ा है या नहीं पड़ा है, या आपके सेम नंबर वही है। सर, रैंकिंग वाइज रिजल्ट भी तभी जारी होगा? बिल्कुल तभी जारी होगा जब हम 4 गुना की एक्सरसाइज करेंगे। सर, हमने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था कि जो MPSW फीमेल की भर्ती है वो सर पहले भी हो चुकी है और अब CET से भी होने वाली है, लेकिन MPSW मेल की भर्ती अभी तक नहीं आई है। सर, वैसे तो आपका इशू नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंटली काम है, लेकिन फिर भी युवा डिमांड करते हैं कि एक उम्मीद की जो किरण दिखाई देती है वो आप ही से है सर, कि आपसे अगर डिपार्टमेंट तक न्यूज़ पहुँचे तो ये सोल्यूशन हो सके। तो हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं और जो पोस्ट हमारे पास आएगी हम उसकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेंगे और उसकी भर्ती पूरी करेंगे। अब रिक्विजेशन भेजना, ये डिमांड भेजना, ये सरकार का या डिपार्टमेंट का काम है। हमारे पास तो जो आएगी उसका प्रोसेस हम शुरू करेंगे। और ये MPSW ही क्या हो, जब हमने CET का ड्राफ्ट जब तैयार हुआ या सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जब कुछ चेंज हुआ, उससे पहले हमारे पास ऐसी 3,500 पोस्टें थी जो हमने विड्रॉल की, और जब नए सिरे से हमारे पास अब पोस्टें आई वो 3,500 पोस्टें नहीं आई, उनमें MPSW भी एक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना, अगर आप भी CET मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट के कोर्स हैं वो A1 नर्सिंग एकेडमी के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें साथियों ANM या MPSW, GNM या नर्सिंग ऑफिसर या जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट है, और फार्मासिस्ट, इन तीनों ही भर्तियों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। बेहतरीन स्टाफ है साथियों। जो स्टाफ 7 साल से ज्यादा का अनुभव रखता है वो स्टाफ आपको तैयारी करवाएगा। इस एकेडमी को ऑफलाइन में काफी दिन हो गए, ऑनलाइन भी अब इन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आप A1 नर्सिंग एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके। इसके अलावा जो एम्स BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है।
और जो नॉन मेडिकल या आर्ट्स वाले कैंडिडेट भी अगर जीएनएम नर्सिंग कोर्स जो भी करना चाहते हैं साथी वो कर सकते हैं। सर वैसे तो आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जैसे यूट्यूबर या युवाओं से आप वैसे भी सोशल मीडिया पर सुझाव देखते हैं, तो सिलेबस और एग्जाम डेट जो आपने जारी किए साथ सर, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जिनका सॉल्यूशन हो पाया, या जो सभी युवाओं की तरफ से हम धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था सर सिलेबस का। सिलेबस अभी तक एचएसएससी में कभी फिक्स नहीं किया गया था सर, तो ये जो मुद्दा आपने सॉल्यूशन किया है युवाओं का, इसके लिए सर सभी युवाओं की तरफ से हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और सर कोई पुरानी भर्ती जो वेटिंग में आएगी, जैसे कलरक भर्ती है, ग्रुप डी की भर्ती, इनकी सर वेटिंग कोई पेंडिंग हो तो? वेटिंग का ये है कि जिसमें भी वेटिंग थी, अब हम सभी डिपार्टमेंटों को लिख के भेजा है कि हमारे पास आपकी वेटिंग एग्जिस्ट कर रही थी, कि हमारे पास इतनी पोस्टें वेटिंग की आपके पास हमारे पास थी। तो अब आप अपनी स्थिति आप स्पष्ट करिए, क्योंकि हमारे पास लगभग हर पोस्ट की नए सिरे से भर्ती आ गई है। तो अब डिपार्टमेंट हमारे को बताएगा कि वो जो वेटिंग है वो ऑटोमेटिकली कई बार ख़त्म हो जाती है जब नई भर्ती आती है। तो हम डिपार्टमेंट से ये पूछते हैं कि जो वेटिंग वाली सीटें थी वो आपने इस अगली भर्ती में इंक्लूड की हैं या एक्सक्लूड की हैं। अगर उन्होंने एक्सक्लूड की हैं, मतलब उनको छोड़ के अलग से पोस्टें भेजी हैं, तब तो वेटिंग जाएगी। अगर उन्होंने इंक्लूड कर दी है वो पोस्टें इसमें, फिर अब वेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। स्टाफ नर्स भर्ती का भी सर यही? बिल्कुल, सब में जो भी वेटिंग है सब में हमने अब डिपार्टमेंटों से पूछा है कि आपकी स्थिति क्या है। सर आपने जो सीईटी का एग्ज़ाम नवंबर में लिया था, उसमें बस सेवा का जो सर ऐतिहासिक कदम उठाया था, वो सर ऐसा मैनेजमेंट शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता है सर, बस सेवा फ्री दी जाती है लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता सर, जिस कारण से युवा परेशान होते हैं। लेकिन सीईटी में ये शानदार मैनेजमेंट रहा, तो क्या सर मेंस एग्जाम में भी जो कैंडिडेट देने आएंगे उनके लिए बस सेवा फ्री रहेगी? देखिए, बस सेवा फ्री करनी है नहीं करनी है, ये सारी पॉलिसी मैटर हैं और सरकार के लेवल पे है। आपने बहुत अच्छा विषय हमारे ध्यान में लाया है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपने सीईटी में बस सेवा फ्री की थी, अब जो सीईटी मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी अगर आप ये सुविधाएं हमारे उम्मीदवारों को दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इस बात सरकार को लिखेंगे, आपने हमारे ध्यान में लाई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर क्या जेबीटी भर्ती भी आने वाली है? काफ़ी दिनों से युवा इंतजार कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई जेबीटी की भर्ती नहीं आई। एक बार हमारे पास मेवात कैडर की लगभग 1200 पोस्टें आई थी, पर जब हमने सीईटी को लेके और सोशो इकोनॉमिक को लेके ये विड्रॉल कर दी थी, एक तरह से वापस भेज दी थी डिपार्टमेंटों को, तो उसके बाद जो नई रिक्विजिशन हमारे पास आई है, अभी तक जेबीटी की कोई पोस्ट हमारे पास नहीं आई। सर मेंस एग्जाम डेट में कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरियाँ कह लीजिए कि जैसे हमारी टीजीटी का एग्ज़ाम 22 और 23 को होना था, उसी दिन ईद आ गई, तो वो हमारा पेपर 13 और 14 मई को चला गया, जहां हमने सीईटी का 13 और 14 को सीईटी मेंस का पेपर करना था किसी ग्रुप का, अब वो पीछे हट गया। इसी तरह हमने 21 मई को एक ग्रुप का पेपर करना था, उस दिन एचपीएससी का एचसीएस का प्रीलिमिनरी टेस्ट आ गया। 6 और 7 मई को हमने कोई एग्ज़ाम की योजना बनाई हुई थी, उस दिन एनटीए का नीट का पेपर आ गया। तो हमारे जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो लगभग रीशेड्यूल होगा, और ये मान के चलें कैंडिडेट कि जो एग्ज़ाम होना था जिन तारीख को टेंटेटिव डेट हमने दी थी, तो वो लगभग 2 सप्ताह लेट हो रही हैं। मगर हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारे पास पूरा जून जो है वो वैकेंट है। हमने शनिवार और रविवार ढूंढने की जरूरत नहीं है कि एग्ज़ाम लें। उन दिनों 1.5 महीने की छुट्टियां स्कूलों की होती हैं, तो हम अपने सारे एग्ज़ाम लगभग जून में समाप्त कर लेंगे। हमारे लिए एक ये खुशी की बात है। सर सीईटी में 32,000 पदों के ऊपर भर्ती तो आ गई है, लेकिन युवा अभी भी हरियाणा पुलिस की नई भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो सर कब आएगा और क्या इसमें प्रोसेस रह सकता है? क्या फिजिकल पहले होगा?
हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर के माध्यम से डिमांड तो आ गई है कि 5000 मेल और 1000 फीमेल कांस्टेबल आपने भर्ती करने हैं, मगर जो भर्ती के रूल्स होते हैं जिनको हम RR कहते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स, वो अभी नहीं आए हैं। उन रूल्स से ही हमको पता लगेगा कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया पहले होती थी, अब CET आने के बाद और ये नया नोटिफिकेशन आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का क्या सीक्वेंस में कोई चेंज हो रहा है, PMT पहले हो रही है, टेस्ट पहले हो रहा है, दौड़ बाद में हो रही है, डॉक्यूमेंट किस स्थिति में आ रहा है, ये सारी सीक्वेंस और RR अभी हमारे को जल्दी ही आने वाले हैं। और जैसे ही हमारे पास आएंगे 1 सप्ताह के हम अंदर अंदर पुलिस की नई ऐड कर देंगे, जो इन ग्रुपों से अलग होगी, वो एक नई ऐड होगी। सर जो CET की बाकी भर्तियां जैसे फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, तो इन भर्तियों में फिजिकल है, तो सर इनका एग्जाम पहले होगा क्योंकि एग्जाम डेट भी SIC ने टेंटेटिव जारी कर दी थी। इसमें हम अभी योजना बना रहे हैं कि जिनमें फिजिकल पहले है कि उनका फिजिकल हम पहले कर लें और जो टेस्ट है वो बाद में करें। तो इसमें जो फिजिकल बेस्ड जो भर्ती है उसमें कुछ चेंज होगा। सर CET मेंस में अदर स्टेट वालों को भी सोशियो इकोनॉमिक नंबर दिए जाएंगे, तो सर उनकी इनकम कैसे वेरीफाई की जाएगी? क्योंकि हरियाणा में तो PPP के आधार पर इनकम वेरीफाई कर लेते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएगा तो हम उसके लिए कंपलसरी करेंगे कि हमारा नियम ये है कि हम 1,80,000 से कम वाले लोगों को ही सोशो इकोनॉमिक का बेनिफिट देते हैं। तो इस तरह का एक एफिडेविट उनसे भी हम मांग करेंगे। और ये जो सोशो इकोनॉमिक अदर स्टेट को मिल रहा है, ये कोई सरकार की तरफ से या HSSC की तरफ से नहीं मिल रहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय में कोई केस गया था और वहाँ से जजमेंट आई है कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है कि आप रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा को तो नंबर देते हो पर जो आउट ऑफ स्टेट हैं उनको नहीं देते। तो इस जजमेंट के कारण हमने उनको नंबर देने पड़ रहे हैं, पर ये कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि हमने देखा कि अदर स्टेट जो है CET में लगभग 3-3.5 हज़ार लोग ही पास हुए हैं। कितने फुल टाइम में आएंगे, कितने के डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको इस चीज़ से कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। सर ये जो आपने 4 टाइम वाला इशू बताया, इससे हरियाणा वाले युवा घबरा रहे हैं क्योंकि सर CET क्वालिफाई के लिए आप तो पॉजिटिव है सर, लेकिन युवा कभी जो टीना डाबी 2015 में IAS टॉपर थी उनका एग्जाम्पल देते हैं, कभी सर वो कहते हैं कि 8-9 साल से जो ग्राम सचिव पटवारी की भर्तियां पेंडिंग थी, अब ये आगे पता नहीं कब आएंगी। तो सर कुछ संभावना है CET क्वालिफाई की? नहीं, CET क्वालिफाई करना है नहीं करना पॉलिसी मैटर है। ये बार बार बता चुका हूँ कि मैं सरकार का जो ड्राफ्ट है, जो सरकार ने एक्ट बना दिया है या इंस्ट्रक्शंस बना दिए हैं या नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हम या हमारा आयोग उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो अभी तो 4 टाइम ही है। ये बच्चे पूरी तरह से इसमें कन्फर्म हो लें। ये पॉलिसी मैटर है, सरकार के लेवल का डिसीजन है। ये अभी तक सरकार का डिसीजन 4 टाइम का ही है। सर CM साहब ने एक कार्यक्रम में CET मेंस के लिए जो 1,40,000 का आंकड़ा दिया है, तो सर वो जो 4 गुना बुलाया जाएगा उसका क्या प्रोसेस रहेगा? 4 गुना अब CM साहब ने किस संदर्भ में कही या कैसे उन्होंने कैलकुलेशन की, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। पर जो 4 गुना का फार्मूला है वो पोस्ट और जो कास्ट है, कास्ट वाइज उसके हिसाब से होगा। मान लो क्लर्क के 100 पोस्ट हैं और उसमें 50 पोस्टें जनरल की हैं, तो 50 गुणा 4 यानी कि 200 कैंडिडेट हम जनरल से बुलाएंगे। अगर BCB की 25 पोस्टें हैं तो उनकी 4 गुना कर लो तो 100 पोस्टें हम BCB से बुलाएंगे। पोस्ट और जो कास्ट वाइज कैटेगरी जो है उसके SC BC उसके हिसाब से हम कैंडिडेट बुलाएंगे, ना कि ग्रुप का टोटल बनाएंगे, ना कि किसी पोस्ट का टोटल बनाएंगे, ना कुल जो टोटल पोस्टें हमारे पास हैं 32,000 उनका 4 गुना बनाएंगे। शायद CM साहब ने उन 32,000 को 4 गुना में कर दिया है, तो उनकी जो वो है वो उस तरह की है। पर ये जो है पोस्ट और कैटेगरी वाइज है,
अगर हैंडीकैप्ड की 5 पोस्टें हैं तो हम 20 हैंडीकैप्ड बुलाएंगे। सर हर साल सीईटी होगा, क्या हर साल वैकेंसी भी आएंगी? कभी सीईटी भी एस्टेट की तरह हो जाए कि एस्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट कर दें लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं आई? नहीं, वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जो मैंने एक आंकड़ा दैनिक भास्कर में पढ़ा है, अथेंटिक नहीं है सरकार की तरफ से या मैं खुद नहीं कह सकता, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 50,000 लोग 1923 में रिटायर होने वाले हैं। तो जब 50,000 लोग रिटायर होंगे तो वैकेंसी तो आएगी। और एक आंकड़े के हिसाब से जो पुलिस डिपार्टमेंट ने हरियाणा के उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया है, तो उसमें खुद मानना है कि हरियाणा में 70,000 कांस्टेबलों की कमी है। तो इसका मतलब 70,000 है, तो अगर हम 10,000 भी हर साल भरें तो जाके 7 साल में पूरी होंगी और 7 साल में और बढ़ जाएंगी वैकेंसी। तो वैकेंसी ना आए ऐसा नहीं है, यानी हर साल वैकेंसी? हर साल वैकेंसी आएगी, हर साल सीईटी होगा। सर 2024 में जो ग्रुप सी और डी का सीईटी एक साथ होगा, तो सर उसका क्या प्रोसेस रहेगा? हमने अब की बार जो 22 में सी और डी का अलग अलग किया, 24 में नहीं, वो अब ये 23 चल रहा है ना, 22 में का है ना हमारा, तो सी, हाँ ग्रुप सी वाला, सी वाला। तो सरकार ने किया है कि आप इसका स्टैंडर्ड 10th लेवल का रखिए और सी और डी का एक ही एग्जाम लीजिए। सी की भर्ती करने के बाद जो मेरिटोरियस बच्चे हैं या लो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनसे कंसेंट लीजिए कि अब आप बताइए, सी में तो आप लग नहीं पाए, क्या आप डी में लगने के लिए तैयार हैं? सर ईएसपी की कितनी पोस्ट आ सकती हैं सर? अभी तक कितनी आ सकती है ये तो सरकार के ऊपर, डिमांड के ऊपर बात है। पर हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास जो एक लेटर आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको 69 कोच, 90 फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी टीचर और 156 मेल कांस्टेबल ये स्पोर्ट्स कोटे से भेज रहे हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट ने हमारे को एक लेटर के माध्यम से बताया था, रिक्विजेशन अभी तक नहीं आई। सरकार ने सभी डिपार्टमेंटों को कहा है कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स कोटे की जितनी भी पोस्टें खाली हैं वो सरकार को बताएं, ताकि हम HSSC को बता के एक स्पेशल ड्राइव से जो ESP का कोटा है वो पूरा करें। सर जो कंडक्टर की पोस्ट है तो उसके तहत कौशल रोजगार निगम से भर्ती आ सकती है, ऐसा एक नोटिस जारी किया गया था। तो सर क्या वो सीईटी के तहत भी अब आगे आने वाली सीईटी में भर्ती हो सकती है कंडक्टर? अभी तक कंडक्टर की पोस्ट हमारे पास नहीं आई, निकट भविष्य में आ जाए ये मैं कह नहीं सकता। सर ग्रुप डी के फॉर्म कब भरे जाएंगे और क्या ग्रुप डी में भी जो 50% और 40% क्वालिफाई वाला मैटर रहेगा सर? नहीं, ग्रुप डी में अगला फर्दर टेस्ट नहीं होता ना, तो उसमें तो एक ही टेस्ट होता है, उसमें 40 और 50 का फार्मूला लागू नहीं होगा। नहीं जैसे सर मेंस एग्जाम में अपन ने ये लगा दिया 40% 50% वाला कराएंगे, तो क्या ग्रुप डी में भी इसके ग्रुप डी में भी ये 40-50 का तो रहेगा, तो उसमें 40-50 का क्या, जब वहाँ तो 50 से ऊपर इतने लोग होंगे, वो तो ये हमारी 12,000 जो पोस्टें हैं वो शायद जाके 70% पे न रुक जाए। सर पोस्ट बढ़ी भी है या 12,000 ही आएंगी? अभी 11,794 आई है, बढ़ भी सकती है। सर सेम पोर्टल के ऊपर जैसे ग्रुप सी और डी का एक ही जगह आवेदन किया गया था, तो सेम पोर्टल पर ग्रुप डी के आवेदन मांगे जाएंगे। क्या कैंडिडेट जैसे ग्रुप सी में ईडब्ल्यूएस का फायदा उसने नहीं लिया है और जब ग्रुप डी के आवेदन मांगे जाएं तो सर उसकी जो इनकम है वो कम रहती है, उसने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो क्या वो फायदा ले सकता है? नहीं, उसकी जो पीछे जो आवेदन कर चुके हैं या जिन्होंने टेस्ट देना है डी का, तो उनकी स्थिति तो हम 10 जुलाई 2022 देख रहे हैं ना, जो उनका स्टेटस 10 जुलाई 2022 को है वो देख रहे हैं। सर सीईटी मेंस के फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी करने से पहले सर डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ऑनलाइन तो हम साथ के साथ कर रहे हैं। जैसे ही कोई फार्म भर रहा है, जैसे आज मान लो 1 तारीख 18 तारीख को हमारे पास 10,000 फार्म आ गए हैं, तो हमारी टीम एक पैरेलल ऑनलाइन ही हर फार्म को देख रही है मैनुअल कि इसने जो अपलोड किया है
और जो इसने फॉर्म में भरा हुआ है क्या वो टैली करता है। अगर कहीं उसमें वेरिएशन आता है तो ऐसे कैंडिडेट को इन्फॉर्म करेंगे हम कि आपने अपने नंबर 10वीं में 542 बताए हैं और आपके डीएमसी में तो 342 है। सर पीटीआई भर्ती का क्या प्रोसेस है सर? उसके ऊपर भी काफ़ी कैंडिडेट आवाज़ उठाए कि पीटीआई भर्ती का क्या पेंडिंग है। पीटीआई भर्ती का कोई केस नहीं है। रिवाइज रिजल्ट कोर्ट ने कहा था, हमने रिजल्ट रिवाइज कर दिया एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर। अब कोई केस, अब कौन सा केस पीटीआई? नहीं केस नहीं सर, वैसे क्या प्रोसेस है उसका, अगर कुछ वेटिंग वगैरह जारी करनी हो? नहीं कोई प्रोसेस ही खत्म हो गया सर। जितने एलिजिबल कैंडिडेट मिले हैं वो लग गए। फोरेंसिक साइंस भर्ती का डीवी कब हो सकता है सर? फोरेंसिक लैब का जो मामला है वो भी सस्पेंस में है। वो इसलिए है कि एक कैंडिडेट जब ये असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई तो एक कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि इन्होंने फलाना कैटेगरी में एससी की सीट नहीं दी है और रोस्टर के हिसाब से इनकी एससी की सीट बनती है। तो वो जब उन्होंने डीजीपी ऑफिस ने या मधुबन में जो उनके डायरेक्टर हैं वो देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे रोस्टर में कुछ कमी है तो हम पोस्टें नए सिरे से आपको भेजेंगे। इस वाकई जो हमारी रिजर्वेशन की सीटें हैं वो हम फॉलो नहीं कर पाए। तो इस तरह का एक सस्पेंस बना हुआ है। जब तक उधर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता डीजीपी ऑफिस की तरफ से तो तब तक हमने जो भर्ती का प्रोसेस है वो रोक लिया है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो हमारा ध्यान और बातों में हमने अपने स्टाफ को लगा दिया है और इसके डीवी को रोक दिया है। सर फेक सर्टिफिकेट बनाने वालों के बारे में क्या कहेंगे, जो फेक बनवा रहे हैं वो, जैसे ये फायर वाले है पोस्ट, इनके लिए काफ़ी वो बता रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट बन रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ साथ कर रहे हैं और हमारे को कहीं ये लगा कि ये फेक सर्टिफिकेट है तो हम उसका सर्टिफिकेट जिस इंस्टीट्यूट ने उसको जारी किया है वहाँ भेजेंगे या जिस यूनिवर्सिटी ने किया है तो वो बताएंगे कि ये फेक है या असली है। तो यहाँ भी हम उसको निकाल सकते हैं। अगर वो 4 गुना में आ गया तो मैनुअल हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वहाँ भी उसको रोक सकते हैं। अगर उसकी सिलेक्शन भी हो गई तो हम डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं कि आप अपने लेवल पर भी इन सारे सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करें। किसी भी फेक सर्टिफिकेट को हम भर्ती नहीं होने दे पाएंगे। और इसमें फेक सर्टिफिकेट कोई लेके आ ही गया, मान लो विजय जी कोई लेके आ गया फायर उसका, तो जो हमने सिलेबस दिया है अगर वो सिलेबस उसने 3, 4, 5 या 1 साल या 6 महीने क्लास में पढ़ा है तो तभी तो क्वालिफाई करेगा टेस्ट को। सर्टिफिकेट से थोड़ी लग रहा है आदमी, टेस्ट से लगेगा, जो टेस्ट में मार्क आएंगे उसको। सर वैसे तो आपने जब से चेयरमैन साहब की कुर्सी संभाली है सर, चेयरमैन की कुर्सी संभालने के बाद जो बायोमेट्रिक प्रोसेस और ऐसे काफ़ी कड़े प्रोसेस किए हैं जिससे जो भर्तियों में ऐसी बचकानी हरकत कह सकते हैं सर, या जो कैंडिडेट बचने की कोशिश, जो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश नहीं, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। मैं कैंडिडेट को, ऐसे सभी कैंडिडेट को जो इस तरह से बाएं दाएं से भर्ती होना चाहते हैं, 3206 इंस्ट्रक्टर हमने भर्ती किए और जब हमने हमारे को ये लगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी हैं तो हमने डिपार्टमेंट को लिखा आप वेरीफाई करेंगे हर सर्टिफिकेट को और तभी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो 156 कैंडिडेट ऐसे निकले जिनके फेक सर्टिफिकेट थे। एक इंस्टीट्यूट नरवाना का धीमान इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को चैनल पे बताने में भी कोई संकोच नहीं है, धीमान इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसकी कैपेसिटी 40 कर्मचारियों की थी और उसने 5000 सर्टिफिकेट जारी कर दिए कैंडिडेट को। तो अब उन कैंडिडेट के खिलाफ भी और उस इंजीनियरिंग वर्क्स जो कंपनी है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे बच्चों से, ऐसा कोई फेंट बट का खेल अब ना खेल लें, वो दिन लद गए हैं फेंक पे। अब एक एक चीज़ की पूरी गहनता से जांच हो। सर PGI रोहतक की जो स्टाफ नर्स की भर्ती है वो सर भविष्य में HSC के तहत हो सकती है? वो तो PGI के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर वो हमारे माध्यम से करवाना चाहें तो हम तैयार हैं। साथियों, अगर आप भी एचएसएससी की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा जीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हरियाणा जीके के धुरंधर प्रदीप सर, जो वो कहते हैं ना के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी साथियों ट्विटर ऑफ हरियाणा का जो 2.0 नया एडिशन है वो जारी कर दिया गया है। शानदार बुक है साथियों, इसमें सभी 22 जिलों के बारे में जानकारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एनटीए एचएससी के द्वारा नवीनतम पैटर्न है उसके आधार पर ये जो नया एडिशन आया है, 5000 इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साथियों। ये नया एडिशन देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे या फिर साथियों अगर आप इस बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। सर, अब जो मेन मुद्दा है सीईटी का, जो पोर्टल एक्टिव हो चुका है, उसमें सर जो स्टूडेंटों के डाउट आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सर बड़ा विषय है। एक तो फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ में या फिर सर नेम वगैरह में जो भी पहले करेक्शन हो गया सीईटी में भरा था, तो अब उसका सही करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा सर, इसका क्या सोल्यूशन होगा? कोई ऑप्शन करेक्शन का हमारे पास नहीं है। उसका कारण ये है, अगर हम करेक्शन का या एडिट डिलीट का ऑप्शन देते हैं तो वो जो सीईटी का उसका डाटा है तो उससे कहीं बच्चे छेड़छाड़ ना कर दें, तो हमने जो सीईटी का डाटा है उसको फ्रीज कर दिया है। और जो सीईटी में उसने डाटा भरा था, अब मेन में जो फॉर्म भरा है वो उसी डाटे को उठाएगा, चाहे वो गलत है जो ठीक है उसको करेक्शन का मौका तब मिल सकता है अगर वो 4 गुना में गया और वो डीवी तक पहुंच गया। तो जब वो मैनुअल डीवी होगी तब उसके करेक्शन करना है या नहीं करना है, आयोग तब फैसला लेगा। अभी करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं है कि सीईटी से हम छेड़छाड़ नहीं चाहते। यानी कि सर बाद में सॉल्यूशन हो सकता है? अगर हो सकता है सर। एक बड़ा इश्यू ये भी है कि जो स्टाफ नर्स की 4 कैटेगरी हैं, तो उनमें ग्रुप तो एक ही है सर उनका, लेकिन जो फॉर्म भरते समय कैटेगरी क्वालिफिकेशन भी सेम है, लेकिन कैटेगरी जो 1-2 ही शो करता है। जैसे 2 कैटेगरी उठा ली एक कैंडिडेट की, जो 4 कैटेगरी है सर वो नहीं उठा रहा। इस तरह की कोई वो हमारे जानकारी में नहीं आई, तो हम आज ही आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। तो जो पोर्टल पे बैठे हैं लोग, या पोर्टल में हमने 1-2 करेक्शन और करनी है अभी, आप पे शायद वो क्वेश्चन है या नहीं है अभी मैं बता दूँ। अगर किसी ने ITI में 1 से ज़्यादा डिप्लोमे किए हुए हैं सर, या MA उसने 1 से ज़्यादा किए हुए हैं, या डिग्री उसने 1 से ज़्यादा की है, BA भी कर ली उसने, BBA भी कर ली और उसने BCom भी कर ली, तो हमने आज ये फैसला लिया है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का या एडिशनल क्वालिफिकेशन का हमें एक कॉलम देने जा रहे हैं कि चाहे वो 10 MA कर ली उसने, वो 10 की 10 MA, या उसको 1 से ज़्यादा डिप्लोमे है उसके पास, वो 1 से ज़्यादा डिप्लोमे या डिग्री भर सकता है। अभी आपके माध्यम से मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कल शाम तक ये पोर्टल में तब्दीली हो जाएगी। ऐसे बच्चे कल शाम या परसों तक प्लीज़ अप्लाई ना करें, और जो अप्लाई कर चुके हैं वो जो उन्होंने अप्लाई किया है वो PDF के माध्यम से हमारे पास भेज दें, उनका करेक्शन हम खुद करके उनको देंगे। यानी कि सर जिसने भर दिया है अगर गलती हो गई तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा? उसका सोल्यूशन होगा। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी परेशानी है सर। और सर काफ़ी साथियों की जो सीईटी स्कोर है वो कम दिखा रहा है, उसका सर क्या कारण हो सकता है? क्या जो ये करेक्शन का मांगा गया था समय मार्च में, तो उस कारण से जो 1.5 लाख कैंडिडेट ने अपडेट किया वो कारण है क्या चक्कर है सर उसका जो कम दिखा रहा है? नहीं, वो यही है कि अगर किसी कैंडिडेट ने, हमने कहा था कि जो उन्होंने 5 नंबर का क्लेम किया है, सोशो इकोनॉमिक का जो भी उन्होंने क्लेम किया है, हमने उनको कहा था या तो उसको वेरीफाई करें आप, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, उसको फॉरगो करना चाहते हैं उसको करें। तो अगर बच्चे ने इस तरह से विड्रॉल भी नहीं किया, उसको कन्फर्म भी नहीं किया, वेरीफाई भी नहीं किया, तो हम उसके नंबर काट रहे हैं। या कोई बच्चा SC था, वो SC के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया, तो हम उसको जनरल में ले जा रहे हैं। सर एक बड़ी मिस्टेक ये भी सामने आ रही है कि कई कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था, लेकिन जनरल में उनको काउंट कर लिया गया है और डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अब रिजर्व कैटेगरी में तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जनरल में डालने पर वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं और वो फॉर्म भी नहीं भरते, क्योंकि डिसक्वालीफाई कैंडिडेट का फॉर्म उठता ही नहीं है। नहीं तो उसकी डिसक्वालीफाई क्या हुआ, वो उसकी भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना,
या तो उसने फॉर्म में प्रॉपर नहीं भरा, या उसने जो क्लेम किया उसको वेरीफाई नहीं किया। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कहता है, वो प्रिंट लेके आए सीटी का जो उसने फॉर्म भरा था कि देखो सर मैंने अपने फॉर्म में एससी भरा था और अब जो मेरा स्कोर कार्ड आया है यहाँ मेरे को जनरल शो कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें वो लेके आए एक एप्लीकेशन के साथ, उसको दुरुस्त कराएंगे। यानी कि सॉल्यूशन अगर वो प्रूफ लेके आते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सर जो ईएसएम कैंडिडेट हैं वो अकाउंट की पोस्ट भरना चाहते हैं लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो सर वो अपनी जॉब में कलरक या अकाउंट कलरक का काम करते थे और वहाँ का अनुभव भी है उनके पास, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमारा परफॉर्मा है उसमें सिर्फ हरियाणा सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, कॉरपोरेशन अथॉरिटी कमीशन, इस तरह के जो हरियाणा सरकार से संबंधित हैं एक्सपीरियंस, केवल हम उसको मान रहे हैं। सर एक बड़ा विषय है बी फार्मेसी और जो डी फार्मेसी वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो 6 महीने की ट्रेनिंग मांगी गई है सर, तो वो बोल रहे हैं कैंडिडेट की होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो कैंडिडेट क्या करें? भर्ती से ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे ऐसे तो। मैंने पहले अभी आपको बताया है कि कोई भी भर्ती का या पोस्ट के अगेंस्ट असेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया वो डिपार्टमेंट तैयार करता है जिसकी वो भर्ती होती है। अगर फार्मेसी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने भर्ती करना है या ईएसआई ने करना है तो वो हमारे पास अपने सर्विस रूल भी साथ भेजेगा कि हमारे को तो डिग्री के साथ साथ 6 महीने का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये जो आरआर है ये डिपार्टमेंट तय करता है, ना कि एचएसएससी। जैसे उधर से आए हमने तो उनको फॉलो किया है। जब तक डिपार्टमेंट इसके ऊपर संज्ञान न ले तब तक आप नहीं, किसी को अगर इस तरह की परेशानी है तो वो संबंधित डिपार्टमेंट पे जाके पहुँच सकते। सर कैंडिडेट की पहले इनकम ज़्यादा थी और अब कम इनकम हो गई, तो वो क्या नो जॉब के नंबर ले सकता है? नहीं ले सकता। जिस दिन वो फॉर्म भर रहा है ट्रिपल उसका डाटा उसी दिन का देखेगा कि आज की स्थिति क्या है। सर एक कई पोस्ट में जहाँ डिप्लोमा मांगा गया है तो वहाँ हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर बिल्कुल कर सकते हैं। सरकार का नियम है कि हायर क्वालिफिकेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसी स्ट्रीम में होना चाहिए वो। अगर कोई वेल्डर आके कहे कि मैं तो मैकेनिकल उससे बीटेक हूँ तो उसकी स्ट्रीम सेम होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने सिविल इंजीनियर से पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो वो भी एलिजिबल है, और किसी ने बीटेक की है सिविल इंजीनियर में तो वो भी एलिजिबल है। हायर क्वालिफिकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर वो उसी क्षेत्र में है। सर युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहें आप? युवाओं के लिए आपके माध्यम से, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने पोर्टल खोल दिया है, आप पूरी तरह से फॉर्म भरने में उतावलापन मत दिखाएं, पूरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, स्क्रीन पे जाके अपनी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक भरें। जैसे ही स्क्रीन पे आप अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे तो आपके आगे वो सभी पोस्टें डिस्प्ले हो जाएंगी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप इत्मीनान से हर सर्टिफिकेट को अपलोड करें और बड़े सावधानी से भरें, जैसे कि अभी विजय जी ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे पास करेक्शन का, एडिट या डिलीट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म भरने के बाद गलती करके व्हाट्सअप करता है या यहाँ आता है या एप्लीकेशन देता है या हमारे को फ़ोन करता है, तो हमने इतनी सुविधा दी हुई है। हमारे 3 हेल्पलाइन नंबर हैं और हेल्पलाइन पे जो लोग बैठे हैं उनसे सलाह लेके अपना फॉर्म भरें। अगर उनको कोई कठिनाई आती है तब हेल्पलाइन पे जाएं। और हमने हेल्पलाइन वालों को यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर कोई आपके बात समझ में नहीं आए तो आप कैंडिडेट का मोबाइल नंबर नोट करेंगे और वो प्रॉब्लम जो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो अपनी हाई अथॉरिटी से पूछ के उसका सॉल्यूशन करें, उसको दोबारा फ़ोन मिलाएं कि आपकी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन कर दिया है, आप इस तरह से फॉर्म फिलअप करें। तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़ी केयरफुली फॉर्म भरें, क्योंकि एक गलती बच्चे का भविष्य खराब कर सकती है। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं जो इस कतार में हैं कि मेहनत करें और
एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये पूरा प्रोसेस 31 दिसंबर 2023 तक पूरा होगा और लगभग 60,000 लोगों को हम इस वर्ष में नौकरी देने जा रहे हैं और पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर देंगे। कोई किसी को इफ एंड बट या किसी दलाल के या बिचौलिए के चक्कर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम युवाओं से भी उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट क्लियर होंगे और आगे भी चेयरमैन साहब से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि युवाओं के जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करते रहेंगे। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।